नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का टॉपिक है, जो आपको बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 जो है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बीपीएससी आगामी जो टीचर के एग्जाम होने वाले, इसके अलावा आपको बिहार दरोगा के जो एग्जाम होने वाले, इसके अलावा और भी आपको क्या है कि कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो है अभी हाल फिलहाल में जो है वो आपको कंडक्ट होने वाले हैं। तो इस सबके लिए जो है आपको ये जो जीके जीएस है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले के 13 क्लास नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे वहां से देख लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत की जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि जो थी वो आपको क्या थी। तो देखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 1900 कितना जानते हैं, 61। मतलब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में क्या होती है कि आपको शुरू होती है, 1961 में समाप्त होती है। तो इस पंचवर्षीय योजना के जो प्रारूप को बनाए थे वो आपको पीसी महालनोबिस ने, ठीक है ना। और पीसी महालनोबिस जो थे प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके ये आर्थिक सलाहकार थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 29 जून को जो होता है भारत में प्रत्येक साल जो होता है वो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि 20 अक्टूबर को जो है वो क्या मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें साथियों जो बल दिया गया था किस पर, तो देखिए आपको आधारभूत उद्योग जो है उस आधारभूत उद्योग पर क्या किया गया था कि बल दिया गया था। साथ साथ जो आपको भारी उद्योग है, क्या है, भारी उद्योग है, तो इस भारी उद्योग पर भी आपको बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज के जो समाजवादी प्रतिमान है उसको अपनाने पर क्या किया गया था कि आपको बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही आपको क्या है कि ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसके अलावा आपको राउरकेला जो आपको इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, इस सबकी जो स्थापना होती है ना वो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही होती है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो भिलाई जो होता है वो आपको यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित होता है। राउरकेला जो है वो आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से क्या होता है कि आपको स्थापित होते हैं। दुर्गापुर जो है वो आपको ब्रिटेन के सहयोग से क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। मतलब ये हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज्यादा बल दिया गया था साथियों वो किस चीज पर बल दिया गया था जानते हैं, वो आपको भारी उद्योग पर। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो गया, ठीक है ना। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो आपको क्या कहलाती है। मतलब कि समान वायु दाब वाले स्थानों को या स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है समवर्षा रेखा, उसके बाद कह रहा है सम लवन रेखा, समताप रेखा, उसके बाद है आपको समदाब रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको समदाब रेखा। क्योंकि देखिए समान, तो समान के लिए यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग है। तो समान दाब को जब आपको मापा जाएगा तो क्या हो जाएगा जानते हैं, समदाब हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ये देखिए समताप, तो समान ताप वाले के लिए जो होता है समताप, समान लवन के लिए जो हो जाएगा समलवन, समान वर्षा के लिए जो हो जाएगा वो आपको समवर्षा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका साथियों वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए, तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते थे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 6, उसके बाद है आपको 5, 7, 4, यानी कि ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। मतलब कि भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश है उसकी संख्या जो है वो आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 7 है। और स्थलीय सीमा रेखा की टोटल लंबाई अगर हम कहते हैं तो आपको लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएंगे कि भारत के स्थलीय सीमा से जो सटे देश है उसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। बचपन में क्या किया जानते हैं, तो आपको MBA किया। देखिए यही ट्रिक आपको याद रखना है कि बचपन में क्या किया, तो आपको MBA किया। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको बस जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, यह याद रखना है। चलिए च से जो जाएगा वो आपको चीन। देखिए सब कुछ आपको याद रखना है। ये देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन आपको क्या हो गया एग्जाम में काफी ज्यादा इस सबसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है आपको प से वो हो जाएगा आपको पाकिस्तान, क्या हो जाएगा
पाकिस्तान, उसके बाद जो है साथियों न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल, और इधर जो आपको में है इसमें को रख दीजिए साइलेंट और इस एम पर आइए, तो एम से हो जाएगा आपको म्यांमार। उसके बाद जो है आपको बी से यह हो जाएगा आपको भूटान, क्या हो जाएगा भूटान, और ए से जो हो जाएगा वो आपको अफगानिस्तान। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की संख्या कितनी हो गई, तो ये आपको 7 हो गई। और इसमें जो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है भारत के साथ, कौन जानते हैं, बांग्लादेश। उसके बाद जो है आपको चीन है, उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान है, उसके बाद जो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, तो नेपाल हो जाएगा, फिर आपको म्यांमार है, भूटान है, क्या है भूटान है, और उसके बाद जो है वो आपको अफगानिस्तान है। मतलब कि सीमा रेखा के लंबाई के दृष्टि से भी। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं कि मानचित्र पर देखते हैं और फिर इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो ये जो है आपको भारत का मानचित्र है, और यहाँ पे आपको भारत के कई सारे पड़ोसी देश जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए कि सबसे पहले बस हो गया बचपन। तो देखिए, तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये आपको क्या हो गया जानते हैं, तो ये हो गया आपको बांग्लादेश, क्या हो गया बांग्लादेश। देखिए इधर जो देखिएगा तो ये हो गया आपको भूटान, क्या हो गया भूटान। ये जो हो गया हमारा, देखिए ये वाला एरिया, ये आपको नेपाल, ठीक है ना। और इधर से ये जो एरिया आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपको ऊपर का पूरा एरिया जो है वो आपको चाइना का हो गया। किसका हो गया, चाइना का। देखिए तो इसको आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि यह एरिया जो है किसका है, तो ये आपको चाइना का हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये ऊपर से जो आपको दिख रहा है सारा के सारा जो है ये आपको क्या है, तो आपको चाइना है। देखिए और चाइना से सटे हुए राज्य को देखेंगे तो क्या है, तो देखिए तो इधर आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर देखिएगा तो आपको सिक्किम, और इधर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। इधर आइएगा तो देखिए ये वाला एरिया जो हो गया वो आपको पाकिस्तान का, क्या है पाकिस्तान का। इधर जो है ये वाला एरिया देख रहे हैं ये आपको अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान। और इधर जो हम ये देख रहे हैं ये क्या हो गया, तो आपको म्यांमार, क्या हो गया म्यांमार। तो ये सभी जो है भारत के क्या है जानते हैं कि आपको स्थलीय पड़ोसी देश है। तो देखिए तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है। उसके बाद जो है चीन के साथ 3400 कितना है, तो आपको 8800 मतलब 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ आते हैं तो आपको 3300 क्या है कि आपको 23 किलोमीटर है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में आए उसे आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको नेपाल 1751 किलोमीटर है। उसके बाद है आपको ये म्यांमार 1643 किलोमीटर है। फिर आपको भूटान, भूटान के साथ जो है वो आपको 699 किलोमीटर है, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा स्थलीय सीमा वो आपको 106 किलोमीटर का है। इधर नेपाल के साथ तो आपको 1751 किलोमीटर, और इधर म्यांमार के साथ तो आपको 1643 किलोमीटर। तो देखिए तो टोटल को अगर ऐड कीजिएगा ना, तो भारत के कुल स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई होती है ना वो आपको लगभग 15,200 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो आपको किसके साथ है, तो वह है भाई मेरे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, कौन, बांग्लादेश, इसके साथ है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और आएंगे, क्या जानते हैं दूसरा, तो ये हो जाएगा आपको चाइना के साथ, क्या है चाइना के साथ, और तीसरा कहेंगे तो आपको पाकिस्तान के साथ। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2022 यह किसने जीता था। तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है यह जो जीता है 2022 वो आपको गीतांजलि श्री। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2022, ठीक है ना, इसको गीतांजलि श्री ने जीता। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आखिरकार है क्या, यह समझिए। तो देखिए तो पहले इसको मान बुकर, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसे पहले कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है जानते हैं, तो आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो होती है वो आपको कब होती है, तो आपको 2005 में होती है, और यह पुरस्कार 2005 से 2015 तक जो है वो आपको प्रत्येक 2 साल पर दिया जाता था, लेकिन 15 के बाद से जो है तो यह आपको प्रति वर्ष जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो 2022 में जो मिला किसे मिला है, तो गीतांजलि श्री को। तो इसीलिए 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि वुड डिस्पैच जो है आपको किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है शिक्षा सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार। तो साथियों वुड डिस्पैच जो है ना वो आपको शिक्षा सुधार से क्या है कि आपको संबंधित है, और इसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र का क्या कहा जाता है कि आपको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि वुड डिस्पैच जो है ये आपको 1854 में आया था। कितना में आया था, 1854 में। और इसे क्या कहा जाता है, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र का क्या कहा जाता है, तो आपको मैग्ना
काटा कहा जाता है। और इसी के तहत क्या होता है कि आपको 1857 में क्या होता है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय जो होते हैं स्थापित किए जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो देखिए, एक सबसे पहले आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद जो है आपको मद्रास विश्वविद्यालय, उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको बम्बई विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? बम्बई विश्वविद्यालय। तो ये जो तीनों स्थापित होता है ना, वो आपको किसके तहत स्थापित होता है? तो वुड डिस्पैच के तहत स्थापित होता है 1800 कितना में? तो आपको 57 में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, क्या बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया था, कौन किया था? तो देखिए, तो भारत में साथियों अंग्रेजी शिक्षा को जो लेकर आता है वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आता है। कौन लेकर आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना, यह आपको भारत के गवर्नर जनरल जो होते हैं वो आपको 1828 से 1835 तक रहते हैं। हालांकि ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का क्या होता है कि आपको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो आप इस विवाद में मत पड़िएगा कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल बोल रहे हैं या भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, क्योंकि यह बंगाल के अंतिम क्या थे कि गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसका कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया था? लागू किया था। इसके अलावा इसने 1829 में एक चीज और किया था कि आपको सती प्रथा को क्या किया था कि आपको प्रतिबंधित किया था। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 में, क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। तो देखिए, तो राज्य में जो आपको संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो आपको राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए क्या होता है? एक मंत्री परिषद होता है। और इस मंत्री परिषद के जो मुखिया होते हैं वो आपको मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच जो निर्णय होते हैं उसको राज्यपाल तक जो पहुंचाएंगे, सॉरी क्या कहते हैं कि मंत्री परिषद के निर्णय को राज्यपाल तक जो पहुंचाने का काम करेगा वो कौन करेगा जानते हैं? मुख्यमंत्री। तो यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, अनुच्छेद 164 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ और भी अनुच्छेद है, जैसे देखिए अनुच्छेद 164। तो इसके तहत क्या होता है कि आपको मुख्यमंत्री की क्या की जाती है जानते हैं? तो आपको नियुक्ति की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है ना वो आपको राज्यपाल के द्वारा जो है वो आपको की जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 165, याद रखिएगा, इसके तहत जो होता है महाधिवक्ता, क्या है? महाधिवक्ता जो होते हैं, इस महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आपको राज्यपाल के द्वारा। और महाधिवक्ता जो होता है क्या होता है? तो राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी क्या होते हैं कि आपको सलाहकार होते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा। जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता है कि सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार जो होता है वो आपको अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना महान्यायवादी, इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल कितना के तहत जानते हैं? तो आपको 76 के तहत। तो ठीक उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर कॉमन बात समझिएगा कि जिस प्रकार से केंद्र में आपको राष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उसी प्रकार से आपको राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज आसानी से समझ में आ गए होंगे, और कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जो है वो आपको कब जोड़ा गया? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1985 के 51वें संशोधन द्वारा, 1985 के 52वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, तो मूल संविधान में क्या था कि आपको 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। लेकिन बाद में क्या होता है कि आपको कई सारी अनुसूची जो है इसमें क्या होता है कि आपको जोड़ा जाता है। जैसे देखिए कि सबसे पहले आपको 9वीं अनुसूची जो होता है वो जोड़ा जाता है, फिर आपको 10वीं अनुसूची आता है, फिर आपको 11वीं अनुसूची, और फिर आपको 12वीं अनुसूची। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा जाता है। तो देखिए, तो 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा जाता है वो आपको कब? 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है 10वीं अनुसूची को
1985 में जोड़ा जाता है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आपका क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा? 73 में। और 12वीं अनुसूची 1992 में ही जोड़ा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो 9वीं अनुसूची है ना, ये आपको भूमि सुधार से क्या है कि आपको संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से क्या है कि आपको संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है वो आपको पंचायती राज से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और ये जो देख रहे हैं 12वीं अनुसूची, यह जो है आपको नगर पालिका से क्या है कि आपको संबंधित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो आपको किससे है? तो देखिए, तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसका संबंध पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसका संबंध आपको नगर पालिका से था। आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न है आप इसे देख लेंगे। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 में, तो 8 में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो देखिए, तो बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला जो पहला देश है वो आपको भारत है। और ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से क्या करते थे कि आपको जानते थे। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना होगा। और बांग्लादेश जो स्वतंत्र होता है कब होता है? 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो देख रहे हैं 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये जो बांग्लादेश है हमारा क्या है कि आपको एक पड़ोसी देश है, ठीक है ना, जिससे हमारे भारत के 5 राज्य जो होते हैं वो आपको स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आपको असम, मेघालय, उसके बाद हो जाएगा आपको त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब याद रखिएगा। तो 8 का राइट आंसर आपको पता चल गया। चलिए 9 में क्या कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करे, विचार कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। तो गलत बात है, क्योंकि ये जो आपको महान्यायवादी होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, न कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो यह आपको बिल्कुल क्या है कि सही है, क्योंकि अभी बताए थे कि भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो आपको महान्यायवादी होते हैं। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत जो होते हैं कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति जो है करते हैं। और महान्यायवादी जो होते हैं संसद की कार्यवाही में क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं डाल सकते। इसको भी आपको याद रखना है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो केवल 2 नंबर कथन जो इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बाबू वह आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जो है आपको हुआ था। तो इसके द्वारा क्या हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को बढ़ोतरी की गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो यह आपको बिल्कुल सही है। और इसके बारे में अभी हम क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है कि कौन सी टीम जो है सबसे ज्यादा बार आईपीएल टाइटल जीती है? आईपीएल मतलब क्या हो गया? इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके बाद है आपको मुंबई इंडियंस। तो देखिए, तो अब जो है आईपीएल का आपको सर्वाधिक बार टाइटल जीतने वाले जो है आपको 2 टीम है। देखिए संयुक्त रूप से, एक है आपको मुंबई इंडियंस, ठीक है ना, और एक है आपको चेन्नई सुपर किंग्स। ये दोनों टीम जो है आईपीएल के सबसे सफल टीम है। और दोनों टीम जो है आपको 5-5 बार जो है ट्रॉफी को क्या किया हुआ है कि आपको जीता हुआ है। बाकी इधर अगर हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि आईपीएल का जो पहला टाइटल है 2008 में वो आपको कौन जीता था? तो यह जीता था आपको राजस्थान रॉयल्स शेन वॉर्न की कप्तानी में। कोलकाता नाइट राइडर्स भी 2 बार जीता हुआ है। कब कब? तो देखिए, तो 2000 आपको 12 में और 2014 में। किसके कप्तानी में? तो आपको गौतम गंभीर की कप्तानी में। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो आपको बी भी इसका राइट आंसर है, तो इसका डी भी क्या है कि आपको राइट आंसर है। लेकिन जब ये बिहार सीजीएल का एग्जाम जो 2000 क्या हुआ था 22 में हुआ था, इसका पीटी, ठीक है ना, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस होता है, क्योंकि 2023 का जो खिताब है वो आपको थाला ने जीता, अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो देखिए, कह रहा है सड़क परिवहन,
वायु परिवहन, जल परिवहन, रेलवे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेलवे। और भारतीय रेलवे जो है वो आपको एशिया में दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि आपको नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है सबसे ज्यादा वो किससे होता है, तो आपको जल परिवहन के माध्यम से होता है। और जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे क्या है कि आपको सस्ता जो है वो आपको माध्यम है। वायु परिवहन जो है परिवहन का सबसे महंगा साधन है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 का राइट आंसर ये हो गया रेलवे। चलिए 13 में समझिए क्या करा है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो साथियों भारत में मिड डे मील योजना जो होती है ना वो आपको 15 अगस्त 1995 को क्या होती है कि आपको शुरू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त को क्या होता है, तो हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को कहेंगे तो आपको गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय क्या कहेंगे कि आपको अहिंसा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। तो ये जो मिड डे मील योजना है समझ जाइए, इसमें आपको केंद्र और राज्यों का जो आपको हिस्सेदारी है आपको धन का वो क्या है। तो देखिए तो मिड डे मील में अगर 100 रुपया क्या होता है खर्च होता है, तो देखिए तो 60 रुपया जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको 40 रुपया जो है वो आपको कौन देगा, तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगा। मतलब कि इसमें जो आपको राशि का अनुपात है, ठीक है ना, वो आपको क्या जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपको स्टेट गवर्नमेंट के बीच वो आपको यानी कि 60:40 का है। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 13, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 14 में क्या करें कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भारत में सबसे अधिक अगर किसी किस्म के कॉफी का उत्पादन होता है तो वह है आपको अरेबिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे रोवास्ता है। तो रोवास्ता किस्म का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपको वियतनाम में होता है। क्या होता है, वियतनाम में होता है। तो इधर जो देख रहे हैं अरेबिका, ठीक है ना, इधर देख रहे हैं आप लिवेरिका, इधर देख रहे हैं आप रोवास्ता। क्या है, रोवास्ता। ये सब क्या है जानते हैं, तो कॉफी का एक प्रमुख किस्म है। तो देखिए तो भारत जो है कॉफी उत्पादन में जो है दुनिया में क्या करता है कि आपको छठा स्थान रखता है। यानी कि कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान जो है कमा है तो आपको छठा है। वहीं पूछेंगे कि कॉफी के निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो आप कहोगे 8वां। मतलब कॉफी बेचने में जो हमारा स्थान है दुनिया में क्या है, 8वां है। लेकिन उत्पादन में कहेंगे तो क्या है, तो बताइए तो आपको छठा है। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न आएगा कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आपको कौन है, तो वो आपको ब्राजील है। और ये जो देख रहे हैं ब्राजील, ब्राजील में कॉफी के जो बागान होते हैं उसको कहा जाता है आपको फेजेंडा। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, फेजेंडा। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई देश है तो वो कौन है, तो आपको ब्राजील है जो पहले नंबर पे है। और ब्राजील की राजधानी भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो कहेंगे आपको ब्रासिलिया। तो सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 15 में क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कौन है। तो साथियों भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कब स्थापित हुआ था, 1936 में। और मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जो है ना वो आपको रामगंगा नदी बहती है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामगंगा नदी जो है वो आपको किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, तो क्या कहिएगा, वो आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको है कहाँ, तो यह जो है मेरे भाई वो आपको उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी क्या कि बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो यह आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का दिल कहते हैं। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है, तो देखिए यह जो है आपको असम में। कहाँ है, असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है याद रखिएगा एक चीज कि इसे यूनेस्को के विरासत सूची में जो शामिल किया गया था ना वो आपको 1985 में। तो इसे भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब आइए इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। तो इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको एशियाई शेर के लिए क्या होता है कि आपको प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको कहाँ है जानते हैं, असम में। कहाँ है, असम में। तो देखिए तो यहाँ से आपको एक हिंट मिला कि जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है सबको आपको भाई साहब रट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हर हाल में आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से एक न एक प्रश्न जो है वो आपको आएंगे ही। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। चलिए 16 में क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में क्या है,
दिल्ली के कराए कि आपको लाल किले में, मतलब कि ये लाल किला कहाँ है जानते हैं? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और इसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाता है ना, वो आपको औरंगजेब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक चीज याद रखिएगा कि औरंगजेब को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर क्या कहते हैं? तो आपको जिंदा पीर कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग आलमगीर के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। फिर इधर बहादुर शाह जफर। तो देखिए, बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो आपको अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम मुगल बादशाह। तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो क्या कहेंगे? तो आपको बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ये इन्हें क्या होता है, तो आपको रंगून में जो होता है भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर आपको जहांदर शाह, तो जहांदर शाह को लंपट क्या है? लंपट मूर्ख के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला का काफी ज्यादा क्या हुआ था कि आपको विकास हुआ था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो मुगल स्थापत्य कला का अगर हम कहेंगे कि स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? तो मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो आपको शाहजहां के काल को कहा जाता है। और शाहजहां ने कई सारी इमारतों का निर्माण कराया था, जैसे देखिए लाल किला हो गया, ठीक है ना, शाहजहानाबाद नगर को बसाया था। इसके अलावा आपको आगरा में जो ताजमहल है उसका भी क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था। तो इसका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना, ताकि हम आपकी समस्या का हर संभव जो है समाधान कर सके। चलिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना, घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो आपको किस दिनांक को मनाया जाता है। तो देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होते हैं ना वो आपको 21 फरवरी को क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म आया यूनेस्को। तो देखिए, ये जो साथियों यूनेस्को है, इस यूनेस्को का गठन जो होता है वो आपको कब होता है। तो देखिए, यूनेस्को का गठन जो होता है ना वो आपको 1945 में होता है, ठीक है ना। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो साथियों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और यूनेस्को जो होते हैं आपको क्या होता है कि विभिन्न माध्यमों से दुनिया में शांति को क्या कहता है कि आपको स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान शिक्षा इस सब के माध्यम से। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। चलिए, 18 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए, तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है ना म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल। तो इसमें से जो मालदीव है ना वो आपको नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, बिम्स्टेक का गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो देखिए, तो बिम्स्टेक जो है ना इसका गठन जो होता है साथियों वो आपको 6 जून, कितना को? 6 जून क्या कहेंगे, तो आपको 1997 को बिम्स्टेक का क्या होता है कि आपको गठन होता है। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय बनाया जाता है वो आपको कहाँ, तो इसे भी आपको याद रखना है, ढाका में। तो ये जो बिम्स्टेक क्यों गठित हुआ था जानते हैं? तो ये आपको सार्क के विकल्प के रूप में गठित हुआ था, क्योंकि सार्क में देखते होइएगा कि आपको ये जो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान है वो बराबर क्या है, कुछ ना कुछ जो होते हैं ऐसी गतिविधि करता रहता है जिसकी वजह से सार्क जो है वो आपको विकास नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसी के विकल्प के रूप में क्या हुआ था है कि आपको ये जो बिम्स्टेक है उसका गठन हुआ था। तो बिम्स्टेक में जो अभी आपको 7 सदस्य देश है, देखिए जानते हैं कि वो 7 सदस्य देश कौन कौन है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए यहाँ समझिए, तो सबसे पहले ये मेरा प्यारा सा भारत, ठीक है ना, बिम्स्टेक के सबसे बड़े आपको देश में अगर किसी का नाम आएगा तो कौन हो जाएगा, तो आपको भारत। चलिए, उसके बाद जो है हमारा द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। उसके बाद जो है आपको थाईलैंड, फिर है आपको म्यांमार, उसके बाद है आपको बांग्लादेश, फिर है भूटान और नेपाल। तो इस प्रकार से सार्क में सॉरी बिम्स्टेक में जो सदस्य देश है वो कितने हैं बताइए। तो आपको 7 है। तो इसमें से भी एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपको म्यांमार और थाईलैंड दिख रहा है ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है कि आपको राष्ट्र है। मतलब कहने का क्या हुआ समझिए कि ये आपको आसियान कंट्रीज है। कैसा कंट्रीज है? आसियान कंट्रीज है। बाकी इधर देखिए आपको इंडिया हो गया, ठीक है ना, श्रीलंका हो गया, इसके बाद आपको ये क्या कहते हैं बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये पांचों जो है ना वो आपको सार्क का सदस्य देश है। किसका सदस्य देश है? तो आपको सार्क का यानी कि कंट्रीज है। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्या है। तो आपको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है ना, इसके अलावा आपको
नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी जो है इसके क्या एजेंट हैं, तो आपको बिम्स्टेक के सदस्य देश है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का मतलब होता क्या है, तो देखिए, तो 20 से हो जाएगा आपको बे ऑफ बंगाल, आई से हो जाएगा मतलब इनिशिएटिव, उसके बाद हो जाएगा फॉर, ठीक ना, मल्टी, एम से हो जाएगा मल्टी, उसके बाद एस सेक्टोरल, ठीक है ना, एंड क्या हो जाएगा मतलब मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, क्या हो जाएगा कि आपको कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये सभी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में, क्या कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का क्या है, कि आपको एक क्षेत्रीय उपक्रम है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका जो गठन होता है कब होता है, तो 6 जून 1997 को होता है। कहाँ होता है, तो आपको थाईलैंड में। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो आपको कौन करते हैं, तो साथियों अखिल भारतीय हरिजन संघ जो है इसकी जो स्थापना करते हैं ना वो आपको महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी लोगों का नाम है, जैसे देखिए बी आर अम्बेडकर साहब, तो ये आपको अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते हैं 1900 कितना में, तो आपको 42 में। इन्हें महार का महात्मा, इसके अलावा आधुनिक भारत का मनु, संविधान निर्माता, इनके मतलब इनको जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर जेल में लिखा गया था, उसका नाम क्या है, तो इसको आपको याद रखना है कि आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपको कौन लिखा है, तो याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, कि आपको लिखा गया। तो 19 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न है आपको बढ़िया से देख लेना, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है समझिए। आइए देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो आपको किस नदी पर बना है, तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ना वो आपको चेनाब नदी पर बना है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जितने भी नदी दिया गया है, चेनाब, सतलज, झेलम, रावी, ये सभी जो है सिंधु प्रणाली की नदी है। किस प्रणाली की नदी है, सिंधु प्रणाली का। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बिल्कुल सही है। तो एनी बेसेंट बनती कब, ये भी जान लीजिए। तो एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस के जो आपको कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसी कलकत्ता अधिवेशन में ये क्या होती है कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। क्या होती है, अध्यक्ष बनती है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। गलत है, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के सीधे कहेंगे कि आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, न कि महिला अध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक नंबर कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इस सभी 2022 के सीजीएल का पूछा गया क्या है कि आपको प्रश्न है बिहार सीजीएल, ठीक है ना। चलिए 22 में चलते हैं। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग बस से पढ़ते बढ़िया से नहीं है, और एग्जाम को हम लोग भारी बना देते हैं। क्या करते हैं, भारी बना देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बिहार सीजीएल का जो है हम जो एग्जाम दिए थे वो एग्जाम ही रद्द हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने दोबारा जो है इसका एग्जाम नहीं दिए, ठीक है ना। आप लोग इसका बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। आइए देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो साथियों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है ना वो आपको 1967 में जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो 8वीं अनुसूची है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इस 8वीं अनुसूची में जो होता है सिंधी को जोड़ा जाता है 1967 में। तो इसका मतलब कि 8वीं अनुसूची में पहले से भाषा की संख्या कितनी रहती है, तो आपको 14 भाषाएं रहती है। क्या रहती है, 14। लेकिन बाद में जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे देखिए सिंधी 1967 में आपको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। फिर इसमें क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन जो होता है वो आपको 1992 में होता है। इसके तहत 3 भाषा जो होते हैं वो आपको जोड़े जाते हैं। देखिए कौन कौन जोड़े जाते हैं, तो याद रखिएगा आपको कोंकणी क्या है, कोंकणी, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी। और उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको नेपाली, क्या है, नेपाली। तो याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों जो जोड़ा जाता है कब, 1992। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए तो 14 एक 15, आप 15 3 कितना 18, और फिर 2003 में कितना में, 2003 में आपको 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जो होते हैं वो आपको जोड़े जाते हैं। देखिए वो 4 भाषा कौन कौन होते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो आपको बोडो क्या होता है, बोडो। उसके बाद है आपको डोगरी, देखिए सब याद रखिएगा। उसके बाद आपको संथाली, क्या है, संथाली। उसके बाद जो है साथियों मैथिली, क्या है, मैथिली। इन सभी को जो जोड़ा जाता है वो कब जानते हैं, तो 2003 में। तो देखिए तो 15 14 1 15 15 3 18 और 18 4 22। तो अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है क्या जानते हैं कि 22 जो है वो आपको अनुसूचित भाषाएं हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 22 का
राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 23 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, मतलब कि भारत का जो मानक समय क्या है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत का मानक समय जो है ना 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि आपको ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है कि आपको आगे है। तो यहाँ से बात आएगी कि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, यह आपको कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, तो ये आपको 5 राज्यों से होकर, देखिए एक जो है आपको उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद जो हो जाएगा वो आपको ओडिशा, क्या है ओडिशा, जो टर्टल कछुआ के लिए जाना जाता है। उसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सबसे लंबा समुद्र तट अगर किसी स्टेट का है तो वो किसका है जानते हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश का है। तो इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या कहेंगे राज्य, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से, छत्तीसगढ़ लॉयस के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ओडिशा यह भी आपको विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए जाने जाते हैं। तो इसी 5 राज्यों से होकर जो होता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो होती है वो आपको गुजरती है। तो 23 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 24 में, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों, पेंसिलिन की खोज जो करते हैं ना वो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब करते हैं, 1928 में। और इसी में एक चीज याद रखिएगा कि आपको रेबीज के टीके की जो खोज करते हैं वो कौन करते हैं, तो देखिए, तो रेबीज के टीके की खोज जो करते हैं वो आपको लुईस पाश्चर करते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, तो साइंस से आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको विभिन्न चीजों के खोजकर्ता जो है उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे हटकर कुछ दूसरा पूछ ले, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 21 मार्च, उसके बाद है आपको 21 मई, फिर है आपको 21 जून, उसके बाद है 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 जून। और 21 जून को कब से मनाया जाता है, तो 2015 से। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको 21 मार्च, तो 21 मार्च को क्या होता है कि आपको विश्व वन दिवस जो होते हैं, ठीक है ना साथियों, वो आपको मनाया जाते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे आपको 21 मार्च को। चलिए उसके बाद जो है आपको 21 मई, 21 मई को क्या मनाया जाता है, तो आपको आतंकवाद निरोधी दिवस। और इसी दिन जो होता है 1991 में राजीव गांधी जी की क्या होती है कि आपको हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना, किसके द्वारा था, तो वो आतंकवादियों के द्वारा। तो आतंकवाद निरोधी दिवस जो है वो आपको 21 मई को मनाया जाता है। इसी सम्मान में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय सुशासन दिवस, क्या है राष्ट्रीय सुशासन, क्या है कि आपको दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 21 मार्च हो गया है, ठीक है ना। उसका 21 फरवरी को कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो 21 का जो चक्कर है ना उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो देखिए, तो ये जो हंस दमयंती देख रहे हैं ना, इसके जो चित्रकार थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं, तो आपको राज रवि वर्मा थे, जो कि आपको त्रावणकोर रियासत से क्या कहते थे कि आपको संबंध रखते थे। तो यहाँ से ये भी आप याद रखिएगा कि ये किस रियासत से थे, तो आपको त्रावणकोर रियासत से क्या कहते थे, आपको संबंध रखते थे। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करते देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए, तो गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो आपको सोन है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए, तो सोन की उत्पत्ति जो होती है वो आपको अमरकंटक पहाड़ी से होती है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको देख रहे हैं सोन नदी, ठीक है ना, वो आपको गंगा में आकर कहाँ मिलती है, तो ये आपको पटना के मनेर में, क्या है पटना का जो
मनेर है, इसी मनेर में यह क्या होता है कि आपको आकर गंगा से क्या हो जाती है कि आपको मिल जाती है। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो देखिए, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको यमुना हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो इसमें आपको क्या हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, टोंस हो गया, कर्मनासा हो गया, ये सब ऐसी नदी है गंगा की जो आपको क्या होता है दाएं तरफ से आकर क्या होता है कि आपको गंगा में मिलती है। मतलब कि गंगा की सहायक नदियां है जो आपको क्या होता है कि दाईं तरफ से आकर मिलती है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से क्या है कि विभिन्न नदियों के जो आपको प्रवाह क्षेत्र है उसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 28 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो देखिए, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो रचित पुस्तक है ना वो आपको मैला अंचल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको राग दरबारी जो है वो आपको कौन लिखा है। फिर यहाँ से आएगा कि गुनाहों का देवता कौन लिखा है, अंधा युग जो है वो आपको कौन लिखा है। तो देखिए, तो राग दरबारी जो लिखा है वो आपको कौन लिखा है, तो श्री लाल शुक्ला, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, कौन लिखे हैं, तो आपको श्री लाल क्या कहेंगे, तो आपको शुक्ला के द्वारा। और ये जो देख रहे हैं राग दरबारी ये आपको क्या है, तो आपको एक उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है गुनाहों का देवता और अंधायु, क्या है, अंधायु। ये जो लिखे हैं कौन लिखे हैं, तो आई थिंक ये जो लिखे गए हैं आपको धर्मवीर भारती के द्वारा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए गुनाहों का देवता और आपको अंधायु कौन लिखा है, तो क्या कहिएगा, आपको धर्मवीर भारती, क्या है, धर्मवीर भारती। देखिए, उसके बाद है कि आपको फणीश्वर नाथ नेहरू के द्वारा क्या और भी पुस्तक लिखी गई है। तो देखिए, तो सबसे पहले इनका जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपको मैला अंचल, क्या है, मैला अंचल, ठीक है ना। उसके बाद और भी पूछा जाएगा कि दूसरी इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपको कौन है। तो देखिए, वह आपको दीर्घ पता है, क्या है, दीर्घ पता। तो इसको भी आपको याद रखना है, दीर्घ पता। उसके बाद है आपको कितने चौड़ा है, क्या है, कितने चौड़ा है। देखिए, सारे चीज आपको याद रखना है, क्या है, कितने चौड़ा है। इसके बाद है आपको प्रति परी कथा, ठीक है ना। ये सभी पुस्तक जो है वो आपको किसके द्वारा लिखा गया है, जानते हैं, तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे पुस्तक सबको भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 29 में। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, जहां भी दिक्कत होगा आपको बताना है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक जो है कौन है। तो देखिए, तो आनुवंशिकी के जो जनक वैज्ञानिक है ना ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या करते हैं कि आपको उसका की खोज करते हैं। चार्ल्स डार्विन ये आपको विकासवाद के सिद्धांत से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपको बिल्कुल संबंध मतलब सही है। तो देखिए, तो जितना भी चीज आपसे पूछा जा रहा है सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए विकल्पों में से कौन सही है यह आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन है, कैगा है। तमिलनाडु में क्या है, कुंडकुलम है। उत्तर प्रदेश में कौन है, तो आपको नरोरा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको गुजरात में जो है कौन है, ककड़ा पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इस सप्ताह आपको यहाँ पर दे देना चाहिए ए बी सी डी। ये देख रहे हैं इधर ए बी सी डी दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम भी यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए, तो ये जो है ए का राइट आंसर क्या है बताइए, तो आपको 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर हो गया। तमिलनाडु का जो है क्या है 4 वाला, तो ये हो जाएगा आपको 4। उसका उत्तर प्रदेश का क्या है 1 वाला। और गुजरात का क्या है 3 वाला, क्या है 3 वाला डी का। तो 24-13 आ रहा है। तो इसमें हमको ढूंढना है कि 24-13 जो है वो आपको किस में है। तो ये हो गया ए में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। हम आपको अभी कंटिन्यू क्लास इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे पास ऑफलाइन बैचेज जो है काफी ज्यादा है, जिस वजह से हमारे पास टाइम का अभाव होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम समय समय पर आपके लिए बीच बीच में जो है ऐसे क्लास लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।